गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमारी जो सेकंड क्लास है वो बेस्ड रहने वाली है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। और हम सभी जानते हैं कि शेड्यूल हमारे एग्जाम का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली 8 थे, 9, 10, 11, 12 बाद में ऐड किए गए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। और शेड्यूल्स को याद करने की जो निमोनिक टेक्निक है वो है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। शेड्यूल 1 डील करता है टेरिटरी ऑफ द इंडिया के साथ में। सेकंड, इमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस, अलावेंसेज। जो भी प्रिविलेजेस इमोल्यूमेंट्स मिलते हैं प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस को, प्राइम मिनिस्टर को, एमएलएस को, एमपीज को, उनके साथ में इमोल्यूमेंट्स डील करते हैं। जो शेड्यूल 3 है हमारा, ये डील करता है जो भी वो ओथ लेते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे सीएम हो गए, तो जो भी वो ओथ लेते हैं इसके साथ में डील करता है। जो शेड्यूल 4 है वो राज्यसभा में किसी स्टेट को कितनी सीट दी जाएंगी इसके साथ में डील करता है। फिर जो हमारा 5 एंड 6 शेड्यूल है, 5th एंड 6th जो शेड्यूल है हमारा, वो डील करता है शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज के साथ में। जो 6 शेड्यूल है ना, इसमें सिर्फ 3 स्टेट्स को कवर करा गया है, 3 स्टेट को कवर किया गया है। इसके अलावा इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं उनके ऊपर शेड्यूल 5 लागू होगा। ठीक है, और ये जो एटीएम स्केयर में मनी नहीं है, इसमें जो 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। जो शेड्यूल 7 ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जो शेड्यूल 8 है वो लैंग्वेजेस के बारे में बात करता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास में कितनी है? 22, और इसमें इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस हैं। जो शेड्यूल 9 ऐड किया गया था बाद में, इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स डाले गए थे। और इनिशियली इसके अंदर में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट डाला जाता था उसके ऊपर में जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता था। फिर शेड्यूल जो 10 है वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर अदर बेसिस पे भी दिए गए हैं, लेकिन जो 10 शेड्यूल है वो किस बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन करता है मेंबर्स का, जैसे कि एमपीज का और एमएलएज का, कि वो डिफेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, यानी कि दल बदल रहे हैं। तो इसके बेसिस पे भी कैंडिडेट्स को क्या किया जा सकता है? डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो जो शेड्यूल 11 एंड 12 है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के साथ में डील करते हैं। हम आगे देख लेते हैं। देखो, शेड्यूल्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन इनके साथ में कुछ अटैच टॉपिक भी होते हैं जो इसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो शेड्यूल 1 है इसके साथ में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पार्ट 1 के अंदर आता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के अंदर आता है। और जो आर्टिकल 1 to 4 है इसके साथ में डील करते हैं। जो सेकेंड हमारा शेड्यूल है वो डील करता है इमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट के बारे में। जो थर्ड है ओथ बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस की ओथ इंपॉर्टेंट है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड एमपीज की। अब जो 4th है राज्यसभा में सीट, देखो ये अब इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अब हमारे क्या हो सकता है? डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसके बाद में सीट्स दोबारा से रीडिफाइन करी जाएंगी। तो जो शेड्यूल 4 है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब शेड्यूल 5 और 6 मैंने बता दिया कि जो 6 शेड्यूल है वो 3 स्टेट्स को कवर करेगा और इसके ऊपर में पेसा एक्ट लागू नहीं होगा। और जो 5th शेड्यूल है उसके ऊपर में पेसा लागू होगा, अप्लाई होगा। अब जो 7th शेड्यूल है फेडरल स्ट्रक्चर, ये इम्पोर्टेंट है। हमें देखने पड़ेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट सेंटर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, और मेनली कौन से जो ट्रांसफ़र करे गए हैं फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट हैं, और जो बाद में, ठीक है, बाद में ऐड करी गई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओरिजिनली कितनी थी? 14। ठीक है, 14 लैंग्वेजेस इनिशियली थी और बाद में ऐड करी गई थी, और अब कितनी हो गई है? 22। तो जो बाद में ऐड करी गई थी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उनको ऐड किया गया था और कौन से ईयर में क्या था और कौन कौन सी लैंग्वेजेस को क्या था, हमने अभी भी देख लिया। 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसके अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। इवन उसके अंदर डिलिमिटेशन कमीशन का भी क्वेश्चन आया था। तो जो 9th शेड्यूल है वो डील करता है, हाँ, उसके अंदर जो लॉज डाले जाते थे ना, उसके अंदर जो भी लॉज डाले जाते थे वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाते थे, वो प्रोटेक्टेड रहते थे जुडिशियल रिव्यू से। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला, क्योंकि ये जो शेड्यूल था ना वो बेसिकली हमारे आर्टिकल 19 का क्या करा था? हनन करा था। क्योंकि जो आर्टिकल 19 है वो क्या करता है? हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है।
तो सुप्रीम कोर्ट में केस चला था और सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला इसकी जो प्रिविलेज थी वो इसके ऊपर से हटा दी थी। तो उससे पहले जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट डाल दिए गए थे उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। उसके बाद में जो ऐड किए गए थे उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो जाता है और इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। जो 9th शेड्यूल है उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके 1951 का वो लाया गया था। उसके बाद में इसको डाल दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। जो 10th शेड्यूल है ये राजीव गांधी की जो सरकार आई थी ना वो लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे एमपी जो साहब थे उन्होंने बहुत बार पार्टी चेंज की थी। तो जो 52 अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का वो करके संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था और 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। हाँ, इसके अलावा भी कुछ डिफेक्शन लॉ होते हैं, मतलब कुछ लॉ होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डील करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स के साथ में, तो वो भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, डिफेक्शन लॉ, रोपा एक्ट 1951 का, तो ये पढ़ना है। अब जो 11th शेड्यूल है वो बाद में ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके 1992 में लेके आए थे और 1992 में ही लेके आए थे म्यूनसिपैलिटी एक्ट भी। ठीक है, 73rd एंड 74th एक्ट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, पंचायती में और म्यूनसिपैलिटीज़ में स्ट्रक्चर क्या है, फंड्स कहाँ से आते हैं, इनके साथ में रिलेटेड कमिटीज़, और जो भी देखो म्यूनसिपैलिटी में हो जाती है अलग अलग टाइप्स की म्यूनसिपैलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके इलेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनके क्वेश्चंस पे। जैसे कि जो ये क्वेश्चन है ये यूपीएससी से लिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, ये बताना है कि कौन सा मैच द फॉलोइंग ठीक नहीं है। ए शेड्यूल लैंग्वेजेस के साथ में डील करता है, ठीक है। जो सेकंड शेड्यूल है टीई इमोल्यूमेंट्स के साथ में डील करता है और एफर्मेशन के साथ में डील करता है, ठीक है। फोर्थ जो शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ